कि रोज़गार नहीं पाने की वजह से हमारे बहुत सारे युवा गैर कानूनी तरीके से वहाँ गए हैं। 9 की मृत्यु हो चुकी है, दर्जनों वहाँ घायते हैं, कई एक लापता हैं। ये जान जोखिम में डालने का काम नेपाली नौजवान इसलिए कर रहा है कि वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है। आज राजनीतिक दलों को और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि नौजवानों की आंखों में आशा की ज्योत जगाएं कि तुम्हारा भविष्य नेपाल में भी सुरक्षित रह सकता है। अल्लाह करे इन लोगों को जो और हम लोगों को सबको अकल आए और देश को विकास और समृद्धि के बाटों में हम ले चलें। राजनीतिक अस्थायित्व के अंदर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, हम लोग भी उन्हीं ताकतों को बार बार अपना मैंडेट देते हैं। नौजवानों की तादाद बाहर कंट्री में आने की तादाद ये बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर से गल्फ़ में और बाहर कंट्री में। क्या वजह है कि हज़ारों की तादाद में हम लोग विदेश आ रहे हैं कमाने के लिए? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम वहाँ भी कमा सकते हैं या अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? सरकार से बार बार ये सवाल की जाती है लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँचती है, शायद लगता है। तो इसमें क्या कहना आपकी? ये आपने जो कहा ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है, सीधा सच्चा ये विषय है और इसमें कहीं कोई तरह लेकिन नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं। इस बात को हम हमेशा उठाते भी रहे हैं कि इस मुल्क से अगर सारे नौजवान बाहर ही चले जाएंगे तो ये गवर्नमेंट किस लिए, सरकार किस लिए, हमारी जनसंख्या ही जब बाहर चली जाएगी। मसला पॉलिसी लेवल में, मसला कार्यान्वयन में है, मसला हमारे कहने और करने के अंदर भी है, मसला राजनीतिक अस्थायित्व के अंदर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, हम लोग भी उन्हीं ताकतों को बार बार अपना मैंडेट देते हैं जो कि जिनके लिए पता नहीं, मैं नहीं जानता कि जनता और देश प्राथमिकता में कितनी है। आप उन लोगों को क्यों मैंडेट नहीं देते हैं जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो देश को एक दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं? वहाँ ज़रूरत, संभावना जो कहिएगा तो रोज़गार की संभावना, बहुत बड़ी संभावना, इतनी बड़ी संभावना है कि नेपाल बाहर से आपको कामदार को और बिजनेस करने वालों को आमंत्रित करने की क्षमता रखता है। आपको हमारा पर्यटन क्षेत्र और सबसे बड़ा हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, जो अभी तक लगानी उसके ऊपर जो होनी चाहिए वो लगानी नहीं हो पा रही है। कृषि को जो इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए, उसका उद्योगीकरण करना चाहिए, वो नहीं हो सका है। शिक्षा में आपको जो गुणस्तर आना चाहिए, जिसके कारण से आज क्या हो रहा है कि 2,500 करोड़ तक का हमारा क्या कहते हैं कि पैसा बाहर जा रहा है। कृषि में आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से हम 2,500 करोड़ का चावल हर साल ख़रीद करके खाते हैं, सब्जियां हम बाहर से लाते हैं। ये हमारे लिए बेहतर संकेत, अच्छी बात नहीं है। ज़रूरत है कि जो काम करने का हमारे यहाँ संभावना, बहुत बड़ा संभावना है एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर तवज्जो दें। और जब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा हम आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं जाएंगे और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ हमको खरीदना ही पड़ता है, खरीदते ही हैं। इस चीज़ से हमको मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। हमने पिछले साल भी कहा था कि भाई कारखाना खोलेंगे, रासायनिक मल कारखाना खोलेंगे। इस साल के बजट में भी वही बात हम कह रहे हैं। पिछले साल भी हमने कहा था कि इतना हज़ार, इतना लाख उद्योग हम सालाना खोलेंगे, लेकिन अभी भी हम नहीं काम कर सके हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि उत्पादन की तरफ जो है देश बढ़े और कृषि का औद्योगिकरण किया जाए, शिक्षा का गुणस्तर बढ़ाया जाए, तभी हम अपने युवा जनशक्ति को अपने देश में हम रोक सकते हैं। अन्यथा ये पलायन का सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने इतना ही कहा है, आज आप रूस यूक्रेन के बारे में देखिए कि रोज़गार नहीं पाने की वजह से हमारे बहुत सारे युवा गैर कानूनी तरीके से वहाँ गए हैं। 9 की मृत्यु हो चुकी है, दर्जनों वहाँ घायते हैं, कई एक लापता हैं। ये जान जोखिम में डालने का काम नेपाली नौजवान इसलिए कर रहा है कि वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है। आज राजनीतिक दलों को और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि नौजवानों की आंखों में आशा की ज्योत जगाएं कि तुम्हारा भविष्य नेपाल में भी सुरक्षित रह सकता है। अल्लाह करे इन लोगों को जो और हम लोगों को सबको अकल आए और देश को विकास और समृद्धि के बाटों में हम ले चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और